फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय इतिहास के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास के वर्गीकरण की चर्चा करने से पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है कि अंग्रेज़ों को भारतीय इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई। जब अंग्रेज़ों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उस समय उन्हें ये महसूस हुआ कि भारत में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं की जानकारी आवश्यक है। और इसी जानकारी के उद्देश्य से उन्होंने भारत में एशियाटिक सोसाइटीज़ की स्थापना की। इन एशियाटिक सोसाइटीज़ में 1784 की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1804 में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई, 1823 में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन प्रमुख मानी जाती हैं। इन एशियाटिक सोसाइटी से अंग्रेज़ों ने बहुत से अंग्रेज़ विद्वानों को एसोसिएट किया गया और उन्हें ये दायित्व सौंपा गया कि वे भारतीय इतिहास का अध्ययन करें और उस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करें। लेकिन इन अंग्रेजी विद्वानों के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये थी कि अधिकांश भारतीय जो ग्रंथ थे वो या तो संस्कृत भाषा में थे, पाली या प्राकृत में थे, जबकि दूसरे फेज के जो ग्रंथ थे वो फारसी, अरबी, तुर्की भाषा में थे। इसलिए इन ग्रंथों का अनुवाद करना आवश्यक हो गया और इन पाश्चात्य विद्वानों ने इन भारतीय ग्रंथों का पाश्चात्य भाषाओं में अनुवाद किया और इसका प्रारंभिक प्रयास का श्रेय विलियम जोन्स और जर्मनी के मैक्स मुलर को है, जिन्होंने सेक्रेड बुक ऑफ इस सीरीज प्रकाशित की। और इस सेक्रेड बुक ऑफ इस सीरीज में प्राचीन भारत से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा 1904 में, जो मुख्य रूप से राजनीतिक इतिहास था, और इस ग्रंथ में विंसेंट स्मिथ ने भारत का राजनीतिक इतिहास प्रस्तुत करते हुए उन्होंने सिकंदर के आक्रमणों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया और सिकंदर को महान बताते हुए सिकंदर को उन्होंने महान बताया। इन पाश्चात्य इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, कालिदास को भारतीय शेक्सपियर कहा। अर्थात ब्रिटिश नज़रिए से भारतीय इतिहास को इन इतिहासकारों ने देखा। विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने भी विदेशी आक्रमणकारी, विशेष रूप से सिकंदर का महिमामंडन किया और उसे प्रसिद्ध शासक बताया, जबकि सिकंदर के आक्रमण का भारत में ज़्यादा असर नहीं पड़ा। सिकंदर ने केवल भारत के पंजाब के छोटे से हिस्से पर अधिकार किया, केवल 19 महीने रहा। लेकिन इन ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिकंदर के आक्रमण को बढ़ा चढ़ा करके इसलिए प्रस्तुत किया जिससे कि विदेशी आक्रमणकारियों की महत्ता को स्थापित किया जा सके और भारतीयों को फ्रस्ट्रेट किया जा सके, डिमोरलाइज किया जा सके। भारतीय इतिहास का विधिवत वर्गीकरण करने का श्रेय जेम्स मिल को है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1817 में 3 वॉल्यूम में जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना की और इस किताब में, इस पुस्तक में सर्वप्रथम जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का विधिवत वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा: हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। भारतीय इतिहास के प्रथम चरण को, प्रारंभिक काल को उन्होंने हिंदू इंडिया कहा, जो प्रारंभ से 12वीं शताब्दी तक। द्वितीय फेज को 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य के काल को मुस्लिम इंडिया और प्लासी के युद्ध के पश्चात 1947 तक के इतिहास को उन्होंने ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत कहा।
जेम्स मिल के इस विभाजन का जो आधार था वो रिलीजन था, सांप्रदायिक था, और जेम्स मिल ने इसका आधार भी प्रस्तुत किया। जेम्स मिल ने ये तर्क प्रस्तुत किया कि भारत के प्रारंभिक काल को हिंदू इंडिया इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्राचीन काल के अधिकांश शासक हिंदू थे और उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया और हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर ही उन्होंने शासन का संचालन किया। जबकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही भारत के अंदर मुसलमानों का शासन प्रारंभ हुआ। मध्यकाल के अधिकांश शासक मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को संरक्षण दिया और उनके शासन का आधार भी इस्लामिक ग्रंथ थे। लेकिन और ब्रिटिश काल के अंदर अंग्रेज़ों ने 1757 के 1947 तक भारत में अंग्रेज़ों का शासन रहा, इसलिए इसको ब्रिटिश इंडिया कहा। लेकिन जेम्स मिल की इस विभाजन को भारतीय इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया और उसका सशक्त तर्कों के आधार पर उसका खंडन किया। जहाँ तक प्राचीन भारत को हिंदू भारत कहने का जो जेम्स मिल का तर्क था, उसका खंडन करते हुए भारतीय इतिहासकारों ने कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अधिकांश शासकों ने हिंदू धर्म को संरक्षण न देकर के अन्य धर्म को संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, कलिंग राजा खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, वहीं बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण दिया, अशोक और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय शासकों ने हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर शासन नहीं किया, क्योंकि जहाँ हम मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं वहाँ ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य बताए गए हैं: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना। लेकिन शासन करना ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं था। लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें शुंग, कण्व, सातवाहन आदि ब्राह्मण राजवंशों का शासन देखने को मिलता है। मृच्छकटिकम में के लेखक शूद्रक ने इस बात का उल्लेख किया है कि इसका नायक चारुदत्त ब्राह्मण था, लेकिन वह व्यापार वाणिज्य करता था, जबकि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ब्राह्मण व्यापार वाणिज्य का कार्य नहीं कर सकता था, जबकि वो करता था। इसी प्रकार हम शूद्रक की मृच्छकटिकम में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जो उस समय के जो शासक है उन्होंने मृच्छकटिकम के नायक को ये चेतावनी दी कि दोबारा यदि आपने गलती की तो आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, जबकि चारुदत्त है वो ब्राह्मण था। वराहमिहिर की वृहत संहिता है, उसमें भी प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था, आवास व्यवस्था, वस्त्रों के चयन की व्यवस्था का आधार वर्ण के आधार पर था। इस ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण ने यदि कोई अपराध किया है तो उसकी जांच परीक्षण करने के लिए तुला का प्रयोग किया जाए, क्षत्रिय के लिए अग्नि का प्रयोग किया जाए, वैश्य के लिए जल का और शूद्र के लिए भी इसका। जहाँ तक आवास व्यवस्था का प्रश्न है, ब्राह्मण के लिए 5 कमरे में वह रह सकता है, क्षत्रिय 4 कमरों में, वैश्य 3 कमरों में और शूद्र 2 कमरों में। वस्त्रों का चयन का जहाँ तक प्रश्न है, ब्राह्मण को श्वेत कपड़े पहनने चाहिए, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला और शूद्र को काला। इस प्रकार प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अंदर ये हमें विभाजन हमें देखने को मिलता है, ये डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं था। व्यवहार के अंदर सैद्धांतिक बात अलग थी, लेकिन व्यवहार में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। और प्राचीन भारत को हिंदू काल कहना भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उस समय तक हिंदू ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता ही नहीं है। सर्वप्रथम हिंदू शब्द का उल्लेख ईरानियों के भारत के आगमन के पश्चात प्रारंभ हुआ। इसलिए तकनीकी दृष्टि से भी ये कहना कि प्राचीन काल को हिंदू काल कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। अब हम जेम्स मिल ने मध्यकालीन भारत को जो मुस्लिम काल कहा, उस पर आते हैं। तो मध्यकाल में भी ये कहा जाता है, जेम्स मिल का कहना कि सभी शासक मुस्लिम थे। ऐसा नहीं है। मध्यकाल में भी हिंदू शासकों का शासन देखने को मिलता है। जैसे विजयनगर के शासक हिंदू थे, संगम, सुलो, तुलो, अरविंदु आदि सभी राजवंश के शासक हिंदू थे। तो ये आधार कि प्राचीन काल में मध्यकाल के अंदर मुस्लिम शासक थे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेम्स मिल का ये कहना कि मुस्लिम शासक के शासन का आधार धार्मिक ग्रंथ थे, शरीयत था, ये भी गलत था। क्योंकि जब हम देखते मध्यकाल का अवलोकन करते हैं तो मध्यकाल में शरीयत में
मुस्लिम कानून शरीयत के अंदर 4 प्रकार के कर थे, जजिया, जकात, खिराज और खम्स। इन 4 करों के अलावा दूसरे किसी प्रकार का कर शरीयत के अनुसार नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब हम फिरोज तुगलक के शासनकाल का अध्ययन करते हैं तो हमें ये उल्लेख मिलता है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में 23 प्रकार के कर थे। फिरोज तुगलक ने शरीयत से हट कर के सिंचाई कर लगवाया। भू राजस्व कर की जहाँ तक बात है, शरीयत के अनुसार 50% ही लिया जा सकता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय यह 80% तक वसूला जाता था। जहाँ तक शरीयत के अनुसार युद्ध खम्स, लूटेड प्रॉपर्टी या युद्ध से प्राप्त धन का जो 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 बंटवारा था, उसमें शरीयत के अनुसार 80% है वो सैनिकों को बांट दिया जाना चाहिए और 20% है वो शासक को, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पलट दिया और 80% शासक और 20% सैनिकों को। जब उलेमा वर्ग ने इसका विरोध किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या लिखा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि क्या राज्य के हित में है। मुझे नहीं पता कि जब फरिश्ता क़यामत के दिन मेरी रूह कब्ज़ करेगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक, मैं इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं वही काम करता हूँ जो राज्य के हित में है। तो इस प्रकार मध्यकाल को मुस्लिम काल कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता। भारतीय इतिहास का आधुनिक वर्गीकरण करने का आधार सामंतवाद है। सामंतवाद मध्यकालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत शासक अपने अधीनस्थ को भूमि का पाठ दे देता था और भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति सामंत कहलाते थे। ये सामंत कृषकों से खेती कराते थे। भूमि में बिना प्रत्यक्ष भूमिका निभाए ये उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लेते थे। इसे सामंत कहा जाता था। तो मध्यकालीन विश्व में सामंत प्रथा थी, लेकिन सर्वप्रथम रामशरण शर्मा ने यूरोपीय सामंतवाद को भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत किया और रामशरण शर्मा ने इस बात को प्रस्तुत किया कि भारत में भी मध्यकाल में सामंत प्रथा प्रचलित थी। इस सामंत प्रथा के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सामंतवाद से पूर्व का काल प्राचीन काल कहलाता है। सामंतवाद का काल को मध्यकाल कहा और सामंतवाद के बाद के काल को आधुनिक काल कहा। प्राचीन भारत को इस सामंतवाद के आधार पर प्रारंभ काल से 750 ईस्वी तक, मध्यकाल को 750 से 18वीं शताब्दी के मध्य अर्थात प्लासी युद्ध तक और प्लासी युद्ध से 1947 तक के काल को आधुनिक काल कहा। आधुनिक काल प्लासी युद्ध 2 शक्तियों के बीच में, 2 शासकों के बीच में युद्ध नहीं था, अपितु 2 विचारधाराओं का युद्ध था। जहां बंगाल का नवाब सामंतवाद का प्रतीक था, वहीं क्लाइव था या ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूंजीवाद का प्रतीक थी। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास की विभाजक रेखा माना जा सकता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में एक पूंजीवाद का प्रारंभ होता है। भारत में शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में भारत के शोषण को एक स्पंज की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि भारत का अंग्रेज़ों द्वारा भारत का शोषण एक स्पंज की तरह हो रहा है, जो कि हुगली नदी से भारतीय संसाधनों को सोखता है और टेम्स नदी में जाकर निचोड़ देता है। तो इस प्रकार प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों ने शोषण पर आधारित व्यवस्थाएं भारत के अंदर लागू की। तो भारतीय इतिहास के वर्गीकरण का जो आधार है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इस वर्गीकरण का आधार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन माना जा सकता है। सामंतवाद से पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी, संस्थाएं थी, अलग प्रकार की थी 750 ईस्वी तक। मध्यकाल में जब सामंत प्रथा प्रारंभ होगी तो एक नई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था स्थापित हुई और अंग्रेज़ों ने जब भारत में शासन स्थापित कर लिया तो शोषण पर आधारित व्यवस्थाएं स्थापित हुई। और इन तीनों काल में जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है, उसी के आधार पर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में भारतीय इतिहास को विभाजित किया जाता है। तो मित्रों, आपको भारतीय इतिहास का काल विभाजन
समझ में आया होगा। आशा है कि अगले लेक्चर्स में इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे और भारतीय इतिहास के विभाजन को समझने से आप भारतीय इतिहास को ठीक ढंग से, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।